हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइगर टाइम। जैसे कि आप सभी को पता है कि कैट की रजिस्ट्रेशन 4 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट 15 सितंबर है। तो आज हम कैट का फॉर्म कैसे फिल करना है सारी चीज़ें इन डिटेल में देखने वाले हैं। अब मुझे यहाँ पे पता है कि बहुत लोगों को बहुत ही छोटे छोटे डाउट है जहाँ पे कि कास्ट सर्टिफिकेट को कब अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, अगर हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो कैसे हमें फिल करना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हम इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला काम जो आपको करना होगा वो ये है कि फिल करने से पहले इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो है फ़ोटो विथ वाइट बैकग्राउंड। आप कोई भी और बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। कैट यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि आपको वाइट बैकग्राउंड ही यूज़ करना होगा और फोटो जो है वो आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और फोटो निकालने के बाद इसकी एक स्कैन्ड कॉपी आपको बनानी पड़ेगी। उसके बाद आपका एक सिग्नेचर का स्कैन्ड कॉपी चाहिए होगा। यहाँ पे 10th 12th डिग्री के कोई भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है इसकी स्कैन्ड कॉपी की नीड नहीं है, पर आपको आपके पास इन चीज़ों को रखना होगा ताकि फिल करते वक्त ना कहीं पे भी दिक्कत ना आए। फाइनली कास्ट और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का स्कैन्ड कॉपी आपके पास रहना है। इतनी सारी चीज़ें जब रेडी होंगी तब हम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेबसाइट को आपको विजिट करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो या फिर सिंपली गूगल में IIM कैट दबा देना, जो पहला वेबसाइट आएगा वो यही वेबसाइट होने वाला है, ठीक है, जो कि कैट का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत बच्चों को ये आती है कि कास्ट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का कैसे अरेंजमेंट किया जाए और क्या फॉर्मेट इसका होना चाहिए। एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जब आप इस वेबसाइट को विजिट करोगे यहाँ पे ये सेक्शन आपको मिलेगा। जब आप विजिट करोगे सर्टिफिकेट नाम का एक सेक्शन आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारी PDF कैट वालों ने अपलोड करके रखी है। एक चीज़ यहाँ पे देखना, फाइनल ईयर सर्टिफिकेट, NC OBC सर्टिफिकेट, EWS SC HC सर्टिफिकेट, इनके बारे में हम ना ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। पर मैं रिकमेंड करूँगा आप एक बार वेबसाइट विजिट करने के बाद ये सारी फॉर्मेट्स को चेक कर लो कि इनमें क्या डिटेल दिया गया है, कैसे फिल करना होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, पर एक बारी आपको चेक करना होगा खुद से कि इन PDF में क्या मेंशन किया गया है, ठीक है। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, फॉर स्टूडेंट्स इन द फाइनल ईयर। अब फाइनल ईयर वालों को ये डाउट होता है कि हमारे पास मार्कशीट वगैरह नहीं है, ना तो हमारी डिग्री एंड हुई है, तो हम कैसे अपीयर कर सकते हैं, ये पहला डाउट होता है। सेकंड डाउट ये भी होता है कि फाइनल ईयर कुछ लोगों का ख़त्म हुआ रहता है पर उनके पास फाइनल की डिग्री सर्टिफिकेट होती नहीं है, या फिर फाइनल सेम का मार्क्स कार्ड अभी आया नहीं होता है। तो दोनों कैटेगरी बच्चों को फाइनल ईयर ही माना जाएगा। अगर आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है आपको क्या करना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है PDF का, जो कैट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपको इसे डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करके यहाँ पे जो ब्लैंक्स है इसे फिल करके ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के पास है आपको सिग्नेचर डालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको ये स्पेसिफिकली आपको अपलोड करना पड़ेगा अगर मैंशनड है, या फिर आपको जब इंटरव्यू के टाइम अगर पूछा जाता है तो आपको यही वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे NC OBC स्टूडेंट्स के लिए। अब देखो जब NC OBC के स्टूडेंट्स की बात आती है यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह दिखाना पड़ता है। दिखाने के लिए क्या है, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, आपको यही फॉर्मेट फॉलो करने की ऐसा नीड नहीं है। अगर यही फॉर्मेट में होता है तो ठीक है, या फिर इस PDF को आप निकाल के इसी फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ों को फिलअप करके आपको साइन लेना पड़ेगा। अब साइन देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कमिश्नर से ही आपको लेना पड़ेगा। और एक चीज़ और समझ लेना, यहाँ पे कुछ नोट उन्होंने दिया है एंड में, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सर्टिफिकेट्स इश्यूड बाय गेजेटेड ऑफिसर्स एंड अटेस्टेड बाय DM और DC आर नॉट सफिशिएंट। मतलब क्या है, अगर सर्टिफिकेट कोई गेजेटेड ऑफिसर प्रोवाइड कर रहा है तो उसे सफिशिएंट नहीं माना जाएगा। कैट की वेबसाइट में एक स्पेसिफिक अथॉरिटी होती है जो कि वही अथॉरिटी ये सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड करती है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उन्हीं अथॉरिटी से सर्टिफिकेट्स को लेना है और वही सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होंगे। कहाँ पे अपलोड करना है वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा, पर सर्टिफिकेट्स कहाँ से लेना है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये NC OBC का हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, EWS स्टूडेंट्स का। अब देखो EWS में भी बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि EWS किसे मानते हैं। अब बहुत लोग ये मानते हैं कि अगर फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं EWS के लिए। देखो एज सच ये कोई कंप्लीट थंब रूल है नहीं है,
8 लाख से कम होने का एक ही क्राइटेरिया है, उससे और भी ज़्यादा क्राइटेरिया होती है जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है क्लियरली। मतलब क्या है, आपका एग्रीकल्चर लैंड जो है वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए। मतलब क्या है, अगर वो 5 एकड़ से अबो होता है, या फिर रेसिडेंशियल फ्लैट जो है वो 1000 स्क्वायर फीट से अबो है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस मेंशन की गई है क्लीनली। अगर इनमें से कंडीशन से कोई भी एक कंडीशन से भी आप अबो जाते हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपका 5 एकड़ से ज़मीन नीचे होना चाहिए, रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी कंडीशंस है, ये कंडीशंस में सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ये वाला, तभी आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल होगे। और उसके लिए भी यहाँ पे ना एक फॉर्मेट दिया गया है। अगर आप इसी फॉर्मेट में फिलअप करके अपलोड करना चाहते हो तो ठीक है, या फिर आपके स्टेट में कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, आप उसी फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे क्या स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि आप पढ़ लेना कि जितनी भी चीज़ें मेंशन की गई, जैसे यहाँ पे फोटो को अटैच करना होता है या कोई पर्टिकुलर ऑफिसर का सिग्नेचर लेना होता है, वो सारी चीज़ें ढंग से करके एक अच्छे से स्कैनर में आपको स्कैन करके इन कॉपीज़ को रखना होता है, क्योंकि इसे भी हमें अपलोड करना है। आगे मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे अपलोड करना होता है, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस के लिए हो चुका है, एक बारी मैं रेकमेंड करूंगा आप अच्छे से देख लो। फिर फाइनली आता है SC ST स्टूडेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होता है। अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, सर्टिफिकेट बहुत लंबा है, मैंने कुछ यहाँ पे कंटेंट्स को यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट को आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के नाम से कुछ लिस्ट दिया गया है। अगर यही इन्हीं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सिग्नेचर है तभी ये वैलिड माना जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था, आपको एक बारी वेबसाइट विजिट करके PDF खुद से पढ़ना है, और जितने भी डिटेल्स वहाँ पे दी गई है अच्छे से देख के पढ़ के उसके बाद ही फिलअप आपको करना है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ऐसा हो सकता है कि आपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है और ड्यू डेट तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो इसीलिए कैट वालों ने क्या किया है कि एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी रिलीज कर दिया है। ये रहा आपका अंडरटेकिंग फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है कि अगर सितंबर 15 तक आपके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर फॉर्म को फिलअप करके आपको स्कैन करके यही वहाँ पे अपलोड करना है। फिर जब इंटरव्यू प्रोसेस में आप शॉर्टलिस्ट हो गए, तब जब इंटरव्यू के लिए जाओगे वहाँ पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है, एक बारी पढ़ के अच्छे से इसे फिलअप कर लो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 15 के अंडर आपको सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते हैं तो ये वाला अंडरटेकिंग फॉर्म आप फिलअप करके भी सबमिट कर सकते हो। इतना होने के बाद हम फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आपको वो पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा जहाँ पे मैंने आपको बताया था IIM.ac.in। वहाँ पे विजिट करोगे तो पहले ही आपको ये वाला दिखेगा स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फर्स्ट ऑप्शन रहेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ये बाकी का आपको नहीं देखना है। जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अगर आप दूसरा बार लॉगिन करना चाहते हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन यहाँ से स्टार्ट करना होता है। उससे पहले सभी को क्या करना होता है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन से ही स्टार्ट करना होता है। आप पहले रजिस्टर पे क्लिक करोगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये वाला पर्टिकुलर फॉर्म यहाँ पे ओपन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे वो मेंशन करेगा कि कौन सा पर्टिकुलर ब्राउजर आपको रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड यही होगा कि गूगल क्रोम यूज़ कर लो, और वर्जन यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आपका कोई भी ब्राउज़र लेटेस्ट है तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है, तो इसे क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद एक और पॉपअप आएगा जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा कि जो कोई भी आप डेटा सबमिट करते हो वो सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा और आपकी शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाएगा। उतना यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, एक बारी पढ़ के आप इसे भी क्लोज कर सकते हो, ठीक है। फाइनली यहाँ पे क्या होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। जब ओपन हो जाएगा, यहाँ से रजिस्ट्रेशन डिटेल स्टार्ट होती है, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, कुछ नोट यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 4th पॉइंट अगर आप चेक करोगे, बाकी 3 भी इंपॉर्टेंट है, आप एक बारी पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट 4th पॉइंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपको मेंशन करना है। और कैसे मेंशन करना होगा, जो कि आपको 10th सर्टिफिकेट में आपको दिया जाएगा या फिर 10th के मार्कशीट में जो भी अवेलेबल है, वही नाम और वही डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो कुछ भी अवेलेबल है वही आपको वहाँ पे एंटर करना है। अगर आप कोई भी अलग एंटर कर लेते हो तो एंड में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लो। पढ़ने के बाद हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे।
अब रजिस्ट्रेशन स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखता है। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कैपिटल्स में आपका यहाँ पे नेम एंटर करना है। और देखो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन भी कर दिया है, कैंडिडेट नेम शुड बी एंटर्ड एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स इन द 10th और एसएससी सर्टिफिकेट्स, ओनली अल्फाबेट्स आर अलाउड। मतलब यहाँ पे क्या है, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि 10th के सर्टिफिकेट में जैसे आपका नेम होगा उसी तरह आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है। आपको इस बटन पे क्लिक करके आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छे से सिलेक्ट करके DDMMYY के फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको ढंग से देखना है, ईयर तो आप एंटर कर लोगे, कुछ लोग यहाँ पे डेट और मंथ को इंटरचेंज कर सकते हैं, वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो अगला फील्ड यहाँ पे होने वाला है वो ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस अगर आपका प्रॉपर है तभी उसे यहाँ पे मेंशन करना है। वो प्रॉपर का मतलब ये होता है कि आपका नाम वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है। ऐसा नहीं है कि आपका नाम अलग है और आप कोई भी और अलग ईमेल एड्रेस एंट्री कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अच्छा यही होगा एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस जिसमें आपका नाम लिखा गया हो, वही ईमेल एड्रेस को एज अ प्राइमरी ईमेल एड्रेस माना जाता है, तो वही एंटर कर देना। यहाँ पे फिर से री एंटर करना है और कंट्री सिलेक्ट करके उसके बाद आगे क्या आएगा, नीचे यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर यहाँ पे एंट्री करना है। कंफर्म कर दो। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पूछेगा। जनरेट ओटीपी के पूछने के बाद आपके सेलफोन पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के एंटर करो। एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, ये वैल्यूज को यहाँ पे प्लग इन करके आई एग्री दबा के आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद अब देखो जो मैंने कहा था ओटीपी आएगा, वो ओटीपी कुछ इस तरह से दिखेगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आप सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद ये वाला पॉपअप आपके सामने दिखेगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो हमने अभी सिर्फ एक स्टेप कवर किया है जहां पे हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट किया है, तो आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद ये वाला यहाँ पे ओपन होता है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पे एक फॉर्म है। या एप्लीकेशन डिटेल्स जो होगा, जो कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन वक्त एंटर किया था, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटो फिल हो जाती है। यहाँ पे मैंने ब्लैंक कर दिया है, पर ये सारी की सारी चीज़ें ऑटो फिल हो जाती है, आपको यहाँ पे फिल करने की नीड होती नहीं है। नेक्स्ट जो आएगा, इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। आपको इस पे क्लिक करना है, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे लेके जाएगा। यहां से हमें क्या करना है, सारी चीजों को फिल करना है। अब देखो फिल करने से पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है, जो जो एक्यूरेट डेटा है वही आपको यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद क्या है कि एक एक प्रोसेस के बाद, जैसे अगर हम पर्सनल डिटेल्स को फिल कर रहे हैं, फिल करने के बाद इसके एंड में क्या होगा, क्लिक एंड सेव होगा। आपको क्लिक एंड सेव करके ही आगे बढ़ना है, या फिर अगर आप वैसे ही आगे बढ़ जाते हो तो जितने भी डेटा आपने एंटर किया था वो कहीं ना कहीं एरेज हो सकता है। वो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने मेंशन किया है, पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वंस द पेमेंट इज मेड अप्लीकेंट्स विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस। मतलब क्या है, पेमेंट तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे पहले हम जितनी भी चीजें एंट्री करते हैं वो आपको क्रॉस चेक करते रहना है कि क्या आप सही एंट्री कर रहे हो। उसके बाद बेटा अगर आप गलती से भी पेमेंट कर लेते हो, बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको पहले से ही ध्यान देना पड़ेगा कि आप जितनी भी डिटेल्स फिल अप कर रहे हो वो डिटेल सही है या नहीं। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल डिटेल से। अब देखो पर्सनल डिटेल्स कुछ इस तरह से दिखाई देगा बेटा। ये जो कैंडिडेट्स नेम है ये ऑटो फिल हो जाएगा, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था, तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन के वक्त जो 10th सर्टिफिकेट में होगा वही वैल्यूज को यहाँ पे एंट्री करना है आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे सरनेम आएगा, फादर्स नेम आएगा, मदर्स नेम। अगर आपकी शादी हुई है तो आपको यहाँ पे स्पाउस नेम भी एंटर कर सकते हो, या फिर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कहाँ पे भी स्टार मार्क है वो मैंडेटरी फील्ड है, अगर स्टार मार्क नहीं होता है तो आप उसे लीव कर सकते हो। ये पर्सनल डिटेल्स है। इसके बाद सेकेंड सेक्शन आएगा, उसी में अलग नहीं है, ये पर्सनल डिटेल्स के अंदर ही आने वाला है। अदर पर्सनल डिटेल्स में क्या है, ये ऑटोफिल हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका, यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, नेशनैलिटी और कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। मतलब क्या है, कैटेगरी यहाँ पे जनरल है, ओबीसी है, सारी चीज़ यहाँ पे आप सिलेक्ट करने वाले हो। उसके बाद अगर आपकी कोई भी डिसेबिलिटी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एस्टिक डालना है। एस्टिक डालने के बाद बेटा कोई और एक फील्ड यहाँ पे ओपन होने वाला है, उस फील्ड में रेस्पेक्टिव फील्ड में आप एंट्री कर देना। अगर आपका नहीं है तो आपको क्या करना है, नो यहाँ पे टिक डालना है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, कम्युनिकेशन एड्रेस। अब देखो कम्युनिकेशन एड्रेस में क्या होता है, आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे देना है। ऐसा नहीं है कि आपका परमानेंट एड्रेस एक और है, आप पढ़ाई किसी और जगह पे कर रहे हो। अगर आप पढ़ाई करने के बाद वहां से मूव ऑन करते हो तो दिक्कत क्या होता है कि कैट अगर कोई भी कम्युनिकेशन भेजना चाहता है तो दिक्कत हो सकता है बेटा। तो अच्छा यही होगा कि आपका परमानेंट घर कहाँ पे है
वही एड्रेस यहाँ पे आपको मेंशन करना है। सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप कर देना। ये कुछ दो चीज़ें होती है जो कि ऑटो फिल हो जाएंगी, आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे क्या है प्राइमरी ईमेल एड्रेस। अगर आप चाहो तो अल्टरनेट ईमेल एड्रेस दे सकते हो, या फिर ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे लीव भी कर सकते हो। तो एड्रेस पे आपको क्या ध्यान देना है, जो परमानेंट एड्रेस है वही आपको देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड क्या आएगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आपको क्या देना है, प्रेफरेबली आपको यहाँ पे आपका पापा का फ़ोन नंबर देना है। अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है तो कांटेक्ट करने के लिए ये नेसेसरी होता है बेटा, तो रिलेशन यहाँ पे एंटर कर दो। उसके बाद देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि फाइनली है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, पर्सनल डिटेल्स में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। अब देखो यहाँ पे कुछ नोट्स डिटेल्स वगैरह दिया गया है, इनको एक बारी पढ़ लो। यहाँ पे सारी डिटेल्स बेटा ये बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है और देखना है कि क्या मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये तीन चीज़ों पे यहाँ पे आप चीज़ों को अपलोड करोगे। अब देखो प्लीज क्लिक हियर फॉर द फोटो स्पेसिफिकेशन एंड सैंपल फोटोज यहाँ पे पूछा गया है। तो ये सारी नोट आपको पढ़ने के बाद क्या करोगे, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाला पॉपअप आपको दिखाई देगा जहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि फोटोग्राफ का स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए। यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, और सारी चीज़ें स्पेसिफिकली मेंशन की गई है। एक बारी पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे क्लिक करके बेटा यहाँ पे अपलोड करना होता है आपका फोटोग्राफ। फोटोग्राफ होने के बाद क्या होगा, जब आप सिग्नेचर पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, सिग्नेचर का फील्ड ओपन होगा। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्कैन्ड कॉपी आपका सिग्नेचर का वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फाइनली उसके नीचे क्या आता, वहां पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हुआ था। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको अच्छे से। तीन फील्ड एंट्री करनी थी आपको, ये डिटेल आपको बताएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, फोटो विथ सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होगा। देखो फोटो विथ सिग्नेचर, एक बारी खत्म होने के बाद आप बैक आओगे। बैक आने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे इस जगह पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैंने आपको मेंशन किया है कि एक अंडरटेकिंग फॉर्म होगा, उस अंडरटेकिंग फॉर्म को आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया गया कि एक एक फाइल का साइज 80 KB होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो अपलोड एक्सेप्ट नहीं करेगा बेटा। तो इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस पे भी देखो 300 KB प्लस PDF ओनली मेंशन किया गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दे के आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है, ठीक है। इतना होने के बाद बेटा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है पर्सनल डिटेल्स। हमने सारी चीज़ें पर्सनल डिटेल्स की कवर कर लिए। अब यहाँ पे एकेडमिक्स को आपको एंटर करना होता है। अब देखो एकेडमिक्स में भी यहाँ पे पहला नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका परसेंटेज में कहीं पे भी दिया गया हो तो आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। अगर आपका कहीं ना कहीं CGPA में आपका वैल्यू दिया जाता है आपकी मार्कशीट में, तो मार्कशीट में ही या फिर उसके पीछे बेटा वो दिया जाएगा कि किस तरह से CGPA से परसेंटेज कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि यहाँ पे जब कैट की बात आती है ये सिर्फ परसेंटेज में ही चीज़ों को पूछते हैं, CGPA में नहीं पूछा जाएगा। अगर आपके कोई भी मार्क्स CGPA में है तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट में ही मेंशन किया जाएगा कि किस रूल से आपको कन्वर्ट करना होता है। मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें आपको सिंपली 0.95 से या फिर मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है, वो आप देख लो। अगर आपका कोई भी रूल मेंशन नहीं है, आपको यहाँ पे रूल बता दिया गया, आपको CGPA से क्या करना पड़ेगा, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज कैलकुलेट करके उसे फिलअप करना है। एक बारी आप पढ़ लो इसे, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा आपका 10th का यहाँ पे डिटेल्स को एंटर करना। 10th में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जिस बोर्ड से आपने क्लियर किया है उस बोर्ड का नाम, जिस ईयर में आपने कंप्लीट किया था वो ईयर। उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे पूछा गया है। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे अगर आपने 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो एक एक सब्जेक्ट अगर 100 मार्क्स के हैं तो टोटल 500 मार्क्स होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, 5 सब्जेक्ट के साथ कुछ लोगों का एडिशनल सब्जेक्ट भी हो सकता है। अब देखो परसेंटेज कैलकुलेट करते समय कुछ बोर्ड यहाँ पे सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट को मानते हैं और इस सब्जेक्ट को लेते नहीं है, पर कैट वो चीज़ मानता नहीं है और इस नोट में स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन कर दिया बेटा। मतलब क्या है, अगर आपके मार्कशीट पे 5 सब्जेक्ट के साथ अगर कोई भी एडिशनल चीज़ मेंशन की गई हो, उन सारी सब्जेक्ट को आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब क्या, सबको मेंशन करने के बाद अगर आपका टोटल मार्क्स 600 आ रहा है तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 600 ही एंटर करना है। और ध्यान देना है 600 मार्क्स टोटल मैक्सिमम मार्क्स होता है। यहाँ पे आगे लिखा गया है कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब यहाँ पे जितना आपने स्कोर किया है यहाँ पे एंटर करोगे, जितना टोटल है
यहाँ पे वो चीज़ एंटर करने वाला हो। और ध्यान आपको क्या देना है बेटा, यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट अगर मेंशन हो उससे भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, वो ध्यान देना है आपको। उसके बाद इससे यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, वो परसेंटेज यहाँ पे पॉइंट के साथ आपको एंटर करना है। अगर आपने कहीं ना कहीं 92 स्कोर किया है तो 92 पॉइंट अगर 72 आ रहा है तो आपको स्पेसिफिकली 92.72 ही यहाँ पे एंटर करना है। ये 10th की चीज़ें हो चुकी है, सही है। सिमिलरली हम आगे की चीज़ें देखते हैं। ये 12th का है बेटा। अगर आपने 12th की है तो इसे सिलेक्ट करके 12th का फिलअप करोगे, जो भी यहाँ पे चीज़ें ओपन होने वाली है। अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा सिलेक्ट कर दो, कुछ एडिशनल फील्ड्स यहाँ पे ओपन हो सकती है, तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बेटा, आप देख के उसे एंटर करना है आपको। यहाँ पे देखो फिर से मैक्सिमम मार्क्स, ये आपने स्कोर किया गया मार्क्स नहीं है, मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे एंटर किया है। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, जितना आपने स्कोर किया है वो यहाँ पे एंटर करना होता है। उसके बाद परसेंटेज को कैलकुलेट करो, अगर पॉइंट में आ रहा है तो स्पेसिफिकली यहाँ पे 2 पॉइंट तक एंटर कर सकते हो, ठीक है। ये नोट पढ़ लेना क्या क्या दिया गया है, इतना आपको 12th बोर्ड पे एंटर करना होता है। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत होता है। दिक्कत ये होती है कि अगर फाइनल ईयर में हो तो क्या करना है, अगर आपको डिग्री मिल चुकी है तो क्या करना है। देखो बेटा, यहाँ पे अगर आप फाइनल ईयर पढ़ रहे हो तो आपको इस वाले ऑप्शन पे टिक डालना है। अगर आपका फाइनल ईयर खत्म हो चुका है पर अभी भी आपका आपका ना फाइनल सेम का सर्टिफिकेट नहीं मिला है या फिर मार्कशीट नहीं मिला है, तभी भी आप दोनों केसेस में आपको फाइनल ईयर ही यहाँ पे टिक करना होगा। जब आपका डिग्री खत्म हो चुका है, आपका फाइनल सेम का सर्टिफिकेट मिल चुका है, तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डिग्री को टिक डाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे फाइनल ईयर का टिक डालोगे तो यहाँ पे अलग सा एक फील्ड ओपन होगा, मैंने यहाँ पे उसे नहीं दिखाया बेटा। जब आप इसे टिक डालोगे अलग सा एक फील्ड ओपन होगा, उस सारी फील्ड को आपको फिलअप करना है। जैसे आपका जो फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम या फिर जितनी भी चीज़ों को पूछा जाएगा वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको फिल करना है। अगर आप यहाँ पे टिक डालते हो तो अलग सा एक फील्ड ओपन होगा जहाँ पे आपको सारी सेम की मार्क्स वगैरह फिलअप करनी होती है। फाइनली बैचलर डिग्री खत्म हो चुका है, अगर आप बैचलर डिग्री के साथ कोई एक और ड्यूअल डिग्री कर रहे हो या फिर आप 5 ईयर का कोर्स कर रहे हो तो यहाँ पे आपको टिक डाल के उसे एंटर करना है, ठीक है। ये नोट वगैरह पढ़ लेना। उसके बाद अगर आप दो बैचलर डिग्री कर चुके हो, जैसे इंजीनियरिंग के साथ या फिर आपका कोई और डिग्री है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है बीकॉम के साथ एलएलबी या फिर बीई के साथ बी फार्मेसी, ऐसे मल्टीपल बैचलर डिग्री है, तो आपको यहाँ पे टिक डाल के उसका भी इंफॉर्मेशन आपको एंटर करना होता है। फाइनली अगर आप मास्टर डिग्री कर चुके हो तो इस पे टिक डाल के यहाँ पे एक नया फील्ड ओपन होगा, उस नए फील्ड में जितनी भी चीजें पूछी जाएंगी वो सारी की सारी चीजें वहां पे फिलअप आपको करनी है, ठीक है। इतना होने के बाद अदर प्रोफेशनल डिग्रीज, जैसे अदर प्रोफेशनल डिग्री का मतलब होता है जैसे देखो सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, इन कोर्सेज को अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपको इन दोनों पे टिक डाल के और रेस्पेक्टिव फील्ड में जो कुछ भी पूछा जाएगा उसे आपको फिलअप करना है, ठीक है। चलो इतना हो गया बेटा, मतलब क्या है, इतना फिलअप करने के बाद आपका एकेडमिक्स खत्म हो चुका है। मतलब अब हम यहाँ तक पर्सनल डिटेल्स खत्म कर चुके हैं, एकेडमिक्स हमने खत्म कर दिया। अब हमें यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस देखना है। अब देखो नोट में क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर आप वर्क एक्सपीरियंस हो तो सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस जुलाई 31 2021 तक ही माना जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जो कोई भी आपका इंडस्ट्री टाइप है उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री टाइप में टिक डालो, स्टार्ट डेट एंड डेट डाल देना, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। अगर बीच में कहीं पे ब्रेक है तो ब्रेक को भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। और यहाँ पे देखो बहुत लोगों का डाउट ये होता है कि क्या हमारा इंटर्नशिप काउंट होगा, क्या हमारा प्री ग्रेजुएशन कोई वर्क काउंट होगा, क्या आर्टिकलशिप काउंट होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन की गई है बेटा। पार्ट टाइम जॉब, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, प्री ग्रेजुएशन वर्क, कोई भी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वर्क एक्सपीरियंस, तो उसे वर्क एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। अगर आप एक कोई भी इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली काम कर रहे हो वो भी फुल टाइम, सिर्फ उसी काम को वर्क एक्सपीरियंस माना जाता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे पार्ट टाइम का, प्रोजेक्ट का कोई भी चीज़ एंट्री मत करो, वो इनवैलिड माना जाएगा। इतना ही होता है बेटा वर्क एक्सपीरियंस। और एक और चीज मैं भूल गया आपको बताना, यहाँ पे एक एक डिटेल्स को फिल करने के बाद एंड में आपको सेव एंड कंटिन्यू दिखेगा, उस बटन को आपको क्लिक करके ही आगे बढ़ना है। यहाँ पे भी सेव एंड कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पे भी सेव एंड कंटिन्यू रहेगा। वो सारी चीजों को फिल करने के बाद आपको उस बटन को यहाँ पे दबाना है, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं बेटा प्रोग्राम्स पे। अब देखो प्रोग्राम्स के आप ना यहाँ पे भी बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कि कौन सा प्रोग्राम हम टिक करें। एक चीज समझ लो, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये सारी चीजों ना आपको देख के टिक करने की नीड नहीं है। अगर आपको टेंस होता है बेटा, आप सिंपली सिलेक्ट ऑल कर सकते हो, वो बेस्ट रहेगा यहाँ पे। अगर आप
कैट के स्कोर के बाद अगर आप कोई भी प्रोग्राम को एलिजिबल होते हो तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप पीएचडी के लिए फिल कर दो, पीजीपी के लिए फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्पेसिफिकली पकड़ के फिल नहीं करना है, अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली ढूंढ के आपको फिल नहीं करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दो, सारी की सारी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट हो जानी है। अगर आपको स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना है तो देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने, कहीं पे भी अगर पीजीपी आता है बेटा तो आप पीजीपी डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो। ये क्या है, मास्टर्स डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट माना जाता है। अब देखो पीजीपी अगर आ जाए ना, पीजीपी के टिक डाल दो, देखो यहाँ पे पीजीपी है, पीजीपी के बदले में ये लोग क्या दे सकते हैं बेटा, एमबीए भी दे सकते हैं। देखो यहाँ पे IIM अमृतसर एमबीए यहाँ पे मेंशन किया है। पीजीपी के साथ बेटा कोई और यहाँ पे फुल फॉर्म भी आ जाता है। एचआरएम का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बिजनेस एनालिटिक है, ये फाइनेंस है, ये क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ना आप ध्यान मत दो, आप ना सिलेक्ट ऑल कर दो, सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। तो जिस कोई भी प्रोग्राम को आप एलिजिबल हो जाओगे ऑटोमेटिकली आपको वहां पे मेल आ जाएगा। अगर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की है, आप देख के इसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम में इतना ही होता है। फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरव्यू सिटी का प्रेफरेंस आपको मेंशन करना है। प्रेफरेबली आप जिस स्टेट में रहते हो, इंटरव्यूज एक्सपेशली उस स्टेट के कैपिटल में होते रहते हैं, तो वहां पे ना आप कोई 2 बड़े बड़े सिटीज को मेंशन कर सकते हो। ये टेंटेटिव है बेटा, यहाँ पे मेंशन किया गया, ये टेंटेटिव है। अगर उस सिटी में इंटरव्यू होता है तभी आपको कॉल किया जाएगा, या फिर कोई और नियर बाय सिटी पे आपको कॉल दिया जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू आपको करना है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब हम आ चुके हैं यहाँ पे टेस्ट सिटी पे। अब देखो टेस्ट सिटी पे आपको क्या करना है, जिस कोई भी स्टेट में आप रहते हो वहां पे नियरेस्ट सिटीज को आपको यहाँ पे देना होता है। आपका 6 सिटी का यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है। जो पहले के 3 होते हैं वो सबसे करीब वाले सिटीज को यहाँ पे टिक डालना है। उसके बाद बेटा आप देख लेना यहाँ पे 4, 5, 6 कहाँ पे डाल सकते हो, वहां पे डाल देना। कैट यूजुअली क्या करता है कि प्रेफरेंस 1 ही आपको दिया जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो प्रेफरेंस 2 उसी ऑर्डर में वो जाता है। इतना फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पे जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की है, हर एक चीजों में यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोग्राम में एंड में एक यहाँ पे बटन होगा, यहाँ पे क्लिक करके ही आपको आगे बढ़ना है। अगर आप वैसे ही आगे बढ़ जाओगे तो ये डेटा एरेज होने के चांसेस होते हैं या फिर एरेज हो जाते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू करो, आगे बढ़ो, ठीक है। इतना होने के बाद फाइनली हम आ चुके हैं पेमेंट पे बेटा। ये ऑटो फिल हो जाता है पेमेंट में। इतना नोट वगैरह पढ़ लो। ये पढ़ने के बाद क्या होता है, ये आपको फील्ड दिखेगा। इतना फील्ड के बाद आगे यहाँ पे क्या आता है, कुछ इन्होंने एडिशनल चार्जेस मेंशन किए हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के साथ पे कर रहे हो तो कितना कितना यहाँ पे पैसा कट होगा, ये देख लेना एक बारी। अगर आप यूपीआई के थ्रू पे कर रहे हो तो यहाँ पे कोई पैसा कट नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आपको देख लेना है। ये फील्ड होने के बाद बेटा एंड में यहाँ पे 2 चीजें आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको कोई भी एक चूज करना है, फर्क नहीं पड़ता है, बिल डेस्क या फिर पेयू, कोई भी एक पेमेंट सिस्टम चूज कर लो। यहाँ पे सारी चीजों को आपको फिल करना है जो कि यहाँ पे मेंशनड है। मेंशन करने के बाद यहाँ से जाने से पहले बेटा यहाँ पे आपको प्रीव्यू बटन दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन एक बारी दबा के जितने भी आपने फील्ड एंट्री की है क्या वो सही से एंटर है, मतलब जितने भी चीजें आपने एंटर की है वो सही से है या नहीं, आपको यहाँ पे चेक करना है। एक बारी चेक करने के बाद अगर कहीं पे भी मिस्टेक है आपको उसे जाके रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी मिस्टेक नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे टिक डालना है, अग्री पे टिक डाल के आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। आपने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद बेटा पेमेंट ऑप्शन ओपन होता है। मैंने यहाँ पे वो स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे पिक उसका, वो पेमेंट ऑप्शन ओपन होता है। वहां पे आपको क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन या फिर डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन फिलअप करके आपको सबमिट कर देना है। एक बारी अगर आप पेमेंट कर देते हो उसके बाद आप कोई भी फील्ड को चेंज नहीं कर सकते हो, इसीलिए आपको चीज़ों को ध्यान से फिलअप करना होता है, उसके बाद ही आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो इतना ही प्रोसेस था बेटा कैट का। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है आपका कैट के एप्लीकेशन फिल के रिलेटेड या फिर इन जनरल कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये रहा मेरा मेल आईडी, यहाँ पे भी आप मुझे मेल भेज सकते हो और इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी आप कोई भी क्वेरी अपना पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।